नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी ने एक नई पहल स्टार्ट की है संवाद के नाम से, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को, कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई या किसी आयोग के द्वारा कंडक्ट की गई या फिर जो उत्तर प्रदेश के ट्रिपल एससी के द्वारा परीक्षाएं होती हैं उसे क्रैक किया उन्होंने, और फिर फील्ड में कुछ अनुभव अपना शेयर कर सकते हो। इसी क्रम में हमने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के ही निवासी, जो मूलतः सोहगौरा से बिलोंग करते हैं, नरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी को, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से ही हुई, मतलब हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट है ये, और उसके बाद इन्होंने अपना बीटेक किया एनआईटी कुरुक्षेत्र से, और वर्तमान में 2017 में आई हुई जो सीएपीएफ की परीक्षा थी उसे क्लियर करके वर्तमान में ये पोस्टेड है। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी जी से। धन्यवाद शुभम, धन्यवाद आपका इस संवाद के पहले एपिसोड में मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत ही हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया, मैं गोरखपुर जिले का ही रहने वाला हूँ और मैंने 2017 में जो संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा थी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, उसको क्लियर किया था और अभी मैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर एज असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल में पोस्टेड हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा जान के। तो नरेंद्र, आप मुझे सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कैसे प्रिपरेशन की सीएपीएफ की, जब आप कर रहे थे आपका क्या टारगेट सीएपीएफ यूपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है वही था, या फिर सिविल सर्विसेज भी आपने कभी ट्राई किया, आपने दिया और उसी क्रम में आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया? कुछ उसके बारे में कुछ बताएं विस्तार से। एक्चुअली वर्तमान में जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, उसमें जो ज्यादातर लोग आते हैं सेलेक्ट होके, हम लोग की ट्रेनिंग के दौरान या बाकी फोर्सेस से इंटरेक्शन के दौरान जो हमको पता चला, वो ज्यादातर जो विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट होके आते हैं वो सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा क्राउड जी होता है जो कि स्पेशली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। जी जी तो मैंने भी अपनी तैयारी सिविल सर्विस की ही शुरू की थी जी और उसी दौरान इस एग्जाम को मैंने दिया था 2017 में। जी और उसमें सिलेक्शन होने के बाद जब ज्वाइनिंग आई तो उस समय मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ काम कर रहा था। अच्छा तो ये उसके दौरान ही एक हो गया और इसके लिए अलग से किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही, मतलब उसी क्षमता से आपने तैयारी की थी और जो सीएपीएफ का एग्जाम था इन बिटवीन आपने जो है क्रैक कर लिया। ठीक है, तो जैसे एग्जाम का अगर प्रारूप देखा जाए तो दोनों में मुझे लगता है काफी डिफरेंसेस होंगे, भिन्नता होंगी। ठीक है, तो एक बार आप सीएपीएफ के एग्जाम पे थोड़ा सा फोकस करें, मुझे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी जानना चाहेंगे क्या बिल्कुल पैटर्न क्या है। विद्यार्थी सीएपीएफ एग्जाम को जरूर जाने, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इतना सारा यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे चैनल्स और वीडियोस होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी सीएपीएफ का जो एग्जाम है जी और जो ये एग्जाम ऑफर करता है उस चीज को लेकर अभी भी जानकारियां, जो जागरूकता का स्तर है जी वो उतना ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले तो हम एज क्राइटेरिया से ही शुरू करते हैं। ओके यूपीएससी के द्वारा हर साल एक बार यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री के लिए एग्जाम कराया जाता है। जी सीएपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी ओके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ओके तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है जनरल क्लास के लिए, अगर मैं बात करूं तो 21 साल से लेकर 25 साल तक के विद्यार्थी जो हैं ओके वो इसका एग्जाम दे सकते हैं। जी जो भी नोटिफिकेशन में जो क्वालिफाइंग डेट का उन्होंने तय किया है, 1 अगस्त तय किया है, 1 जुलाई तय किया है, उस डेट को उनकी जो उम्र है वो 21 से 25 के बीच में होनी होनी चाहिए। चाहिए। जी और इसका जो एग्जाम का, जैसा आपने यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम से कंपैरिजन किया, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जी प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, मतलब यूपी, आपके कहने का ये मतलब है कि यूपीएससी जो अपनी सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा कराती है उसी पैटर्न पे सीएपीएफ की भी बिल्कुल परीक्षा। बिल्कुल, आप अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो मोटा मोटी 20-25% ही अंतर मिलेगा आपको। अच्छा इसमें मान लीजिए सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ गए या ओके फिर बेसिक साइंसेस पे कभी कभी ज्यादा फोकस कर दिया जाता है, ओके जो भी अगर कोई विद्यार्थी सीरियस तौर पे तैयारी कर रहा है हम्म, तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के इस चीज का अंदाजा खुद भी लगा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में जैसा मैंने बताया बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिलेबस में भी, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में भी। अच्छा जो मुख्य अंतर आता है वो है मेंस में। अच्छा तो इसमें जो मेंस पेपर होता है वो बेसिकली एक ही पेपर होता है और उसमें आपकी बेसिकली इंग्लिश की जो राइटिंग स्किल्स है, जी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स है, उसको चेक किया जाता है। जी उसके अलावा एसेज में आपके सामरिक मुद्दों पे जो विचार हैं उनको भी जज किया जाता है, जी जिसके लिए एसेज जाने जाते हैं। जी और उसके बाद का प्रोसेस है, जैसे कि सिविल सर्विसेज में सीधा इंटरव्यूज हाँ होते हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये थोड़ा फिजिकल से जुड़ा हुआ एक क्या बोलते हैं जॉब प्रोफाइल है, यस तो इससे
इससे पहले कि पर्सनालिटी टेस्ट हो, हम्म। उससे पहले ही मेडिकल और फिजिकल के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मापदंड हैं जो कि उस विद्यार्थी को पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद ही उसका पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल यूपीएससी द्वारा किया ओके जाता है। ओके जी नरेंद्र, उस विषय में भी अभी मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि क्या पर्सनालिटी टेस्ट में या फिर आपके मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि अब इससे पहले गौरव सर ने एक वीडियो भी बनाया था कि यूपीएससी में किस तरह से मेडिकल टेस्ट सिविल सर्विसेज में किया जाता है, जो हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। तो हम उस पर भी आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो बैकग्राउंड था वो बीटेक का था, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे आपके बाद बाकी वहां भी अधिकारी आपको मिले होंगे जब आप फाइनली सेलेक्ट हो गए वहां पर, तो आपको क्या लगता है कि वो बीटेक का बैकग्राउंड आपको हेल्प करता है, या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जैसा कि आप भी प्रारंभिक आपकी 8 तक की शायद जो स्कूलिंग हुई वो हिंदी माध्यम से ही थी, 10वीं ठीक है, तक। 10वीं तक थी, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थी कंपीट कर सकते हैं एग्जाम को, या उनके लिए कुछ बीटेक बैकग्राउंड का होना जरूरी है? क्योंकि नहीं, हमारे बीटेक पूर्वांचल में बेसिकली, नरेंद्र, मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पूर्वांचल में ये जो हमारी यूपीएससी हिंदी संस्था है वो बेसिकली यहाँ के ऐसे युवाओं को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश में है जो कि हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, और इंग्लिश को लेके एक उनको बड़ा फोबिया सा है, फियर है उनको। तो इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, ये कृपया। प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है जितना आज के डेट में ओमिक्रॉन वायरस ओके आप ओके। मान लीजिए, क्योंकि हमारे जिस जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां पे इंग्लिश का फोबिया बचपन से ही शुरू हो जाता है, यस और एग्जैक्टली। कुछ विद्यार्थी उसको आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। हम्म। तो इस संबंध में देखिए, बीटेक का बैकग्राउंड होना कोई जरूरी नहीं है, ओके। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि अपने सीएपीएफ में जो आज के डेट में सेलेक्ट होके जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे बैचमेट्स हैं, हमारे कोर्स में भी दूसरे कोर्सेज में भी, जी। उनमें जो बीटेक वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज है यस। वो बढ़ गया है। पहले ओके। इतने ज्यादा बीटेक, जैसे हमारा जो बैच था 31 लोगों का बैच था हमारा, उसमें हम लोग 27 बीटेक डिग्री होल्डर्स थे। ओके। लेकिन ये एक संयोग है, ना कि एक प्रीरिक्विजिट है, अच्छा। ऐसा नहीं है। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि अगर कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो उसको क्या कुछ अलग से compete करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें एक बहुत जनरल सी बात है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया जी कि जो इसका मेंस पेपर है वो आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल को चेक करता है। जी जो नॉलेज है वो प्रीलिम्स में चेक होता है, मेंस में भी होता ही होता है, जी। लेकिन नोट मेकिंग, उसके अलावा समराइजिंग, इन सब की कैपेबिलिटी चेक की जाती है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक भाषा का टेस्ट हो रहा है तो आपको उस भाषा पे पकड़ होनी आवश्यक है, क्योंकि आप उन व्यक्तियों के साथ compete कर रहे हैं जिनका अध्ययन का माध्यम ही इंग्लिश रहा है। अच्छा। लेकिन बिल्कुल। मैं चूंकि खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने जो ग्रेजुएशन किया है वो बीटेक में किया, ना कि इंग्लिश लिटरेचर में किया है, ओके ओके। तो अलग से अंग्रेजी में पकड़ में मैंने नहीं बनाई है, आप ये कह सकते हैं। तो जो बेसिक है 10वीं या 12वीं तक की इंग्लिश, जी। उसमें आपका ग्रामर हो गया और नॉर्मल बोलचाल की इंग्लिश होगी। अगर आप उसको अपने नॉलेज के साथ जोड़ के एक संगम तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, मतलब आप कुल मिलाकर नरेंद्र ये चीज कहते हैं कि अगर इंग्लिश को एक मानसिक डर के रूप में हटा कर देखा जाए और उसका सामना किया जाए, मतलब अगर आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं या इंग्लिश वर्ड्स आते हैं तो आप उन्हें अवॉइड करने की जगह पर पढ़ने की कोशिश करिए, बढ़ाने का ये तरीका है, मतलब अगर आप डरिए मत उससे। ना ना, डरने से तो फिर आप ट्रेनिंग में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे अच्छा अच्छा। कि अगर आप डर रहे हैं तब तो आपको थोड़ा यूपीएससी सीएपीएफ को 2 बार और सोचने की जरूरत अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर आप इसके मेंस के पेपर के बारे में क्या होता है सर, एक बार है। बताएं इसका आप। एक ही मेंस का पेपर होता है। ओके इसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे राइटिंग होती है, ओके। कॉम्प्रिहेंशन का समरी लिखने के लिए आता ठीक है, है। अन्य भी इस तरह के जो नोट मेकिंग प्रेसी वगैरह, राइटिंग। जो हाँ प्रेसिज राइटिंग वगैरह होती है। और लेटर भी पूछता है ऐसा नहीं कुछ? नहीं, लेटर लिखने के लिए अलग से नहीं है, हाँ। लेकिन आपको जो कॉम्प्रिहेंशन रहता है उसमें कुछ करेक्शंस वाले भी होते हैं। अच्छा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे तो 1-2 बार देखने में आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर चाहता क्या है। ओके और उसका लेवल मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई बहुत हाई लेवल, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड का नहीं होता है, जिसमें आपको ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश चाहिए। ओके। बेसिक 12वीं तक की इंग्लिश अगर आपको क्लियर है तो आपको कहीं कोई कोई दिक्कत बुक आपको अगर लगती हो कि इंग्लिश के लिए, ब्रेन एंड मार्टिन, आई नहीं। थिंक। मैं डायरेक्टली बुक नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोग अलग से इस चीज की तैयारी, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा। इसके लिए आप बाद में अलग से लिंक एक शेयर ओके कर ओके, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए अलग से सर। मैंने बुक पढ़ी नहीं थी, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं सर। तो इसके फिजिकल के बारे में कितना टफ होता है फिजिकल, और फिजिकल के बारे में आप कुछ बताइए कि कितनी रनिंग होती है या फिर क्या क्या चीजें आती हैं? इसका फिजिकल, जैसे आप इंग्लिश का फोबिया सोच रहे थे ना, हाँ ओके। इसका मैं फिजिकल का फोबिया दूर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। पहली बात तो इसका फिजिकल जो है वो बहुत ही आसान होता है। ओके। ऐसा आप ना समझे कि जैसे गांव के हमारे
जो नौजवान लड़के होते हैं वो गुड़ खा के चना खा के दौड़ रहे होते हैं, उस तरह का फिजिकल चाहिए होता है। और दूसरा इसका फिजिकल जो होता है वो, माफ कीजिएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके ऐसा नहीं है कि आप दौड़ 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिए तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ ओके नहीं है। हमारी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1600 मीटर की दौड़ है, ओके 3 मिनट 45 सेकंड का पर्याप्त समय मिलता है। ओके अगर आप बिना रुके दौड़ते गए तो आप 3 मिनट में ही पूरी कर जाएंगे उस दौड़ को। ठीक है जी। तो ये, और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत कम समय में आ गए तो अलग से मार्क्स मिलेंगे। ओके अगर आप 3 मिनट 44 सेकंड में भी वो दौड़ पूरी करते हैं तब भी आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। ओके इसके अलावा इसमें 2-3 इवेंट और हैं, जैसे जैसे एक 100 मीटर की रेस है, ओके उसके लिए भी टाइम सफिशिएंट है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 16 या 17 सेकंड का टाइम था, ओके जो कि सफिशिएंट है। हम्म, उसेन बोल्ट का दोगुना टाइम मिल रहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। उसके अलावा हम लोग लॉन्ग जंप है, मुझे जहां तक याद आ रहा है 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप है। उसके अलावा शॉर्ट पुट भी है, शॉर्ट पुट। और उसकी भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। शॉर्ट पुट हिंदी में गोला फेंक को हाँ, कहते गोला हैं। फेंक उसको बोलते हैं। हाँ उसकी भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जैक्ट मैं अभी मीटर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कोई कीजिएगा। बात नहीं कोई बात लेकिन उसकी दूरी ऐसी है कि कोई भी अगर शॉर्ट पुट उठा के फेंका तो वो उतना दूरी पार करके ही गिरेगा। नहीं। अच्छा जी। आप एक बात और मुझे नरेंद्र क्लियर कर दीजिए, बहुत सारे हमारे मित्रों की तरफ से ये चीजें आ रही थी कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी एक बार अभी डिस्क्राइब किया ये चीज कि जो सिविल सर्विसेज में आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, और जो इसमें आपके मेडिकल टेस्ट हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के तो गौरव सर ने क्लियर कर दिए हैं, इसमें मेडिकल टेस्ट में आप क्या क्या टेस्ट होते हैं आप बता सकते हैं अगर आपको मेरे जितने याद पास है। सिविल्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, तो जो भी श्रोतागण है जो उनसे आपको मेरा ये, अपने सीएपीएफ का याद है सर आप वो। बिल्कुल उसमें जो आई से शुरू करके ओके आपका कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ओके और उसके अलावा फिर फुल बॉडी चेकअप में कुछ चीजें चेक करते हैं कि मान लीजिए आगे फर्दर एक रिगरस ट्रेनिंग से उनको गुजरना पड़ता है, जी तो उसके ट्रेनिंग में बाधा पैदा करने वाली चीजें, जैसे बहुत ज्यादा फ्लैट फीट ना हो, ओके बहुत ज्यादा नॉकनी ना हो, ओके ये सब चीजें वो चेक करते हैं। ओके उसके अलावा आपका फुल बॉडी एग्जामिनेशन भी एक बार किया जाता है। ओके लेकिन मैंने चूंकि खुद कई बार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू फेस किया हुआ है, ओके और वहां पे जो मेरे बहुत सारे दोस्त रिकमेंड होने के बाद मेडिकल्स के लिए जाते हैं, जी तो ये मेरा एक अपना परसेप्शन है कि जो हम लोग आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए जो मेडिकल होते हैं जी उतने ज्यादा कठिन मानदंड हमारे सीएपीएफ के मेडिकल के नहीं है। नहीं लेकिन हाँ, जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आगे ट्रेनिंग में बाधा न पैदा होने दे, जी उन सभी चीजों को प्रॉपरली चेक किया जाता है। ओके और इसका सबसे अच्छा जो तरीका होगा आपका जानने का, वो जब भी यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करती है जी तो आपका चश्मे का कितना नंबर है, आपकी एज उसमें क्वालिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, जी आपका हाइट जो पैरामीटर है 165, जहां तक मुझे ध्यान है, उस पर्टिकुलर ईयर के नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, आप एक बार खुद उससे गो थ्रू होइए ओके और फिर आप इस चीज को फर्दर प्लान कर जी। सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि यूपीएससी हिंदी मतलब सॉरी यूपीएससी जब अपने नोटिफिकेशन निकालती है तो एक बार उस नोटिफिकेशन को भी देख लेना उचित होगा बिल्कुल उस वर्ष के हिसाब से कि कोई फर्दर चेंज तो नहीं कर यस दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल। एक बात और नरेंद्र की आपने सिविल सर्विसेज की भी परीक्षा में आप शामिल हुए हैं और उसके पहले ही आपका सिलेक्शन हो गया यहाँ पर। आप किस तरह से देखते हैं सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा आपने दी और सीएपीएफ की जो परीक्षा दी, आप किस तरह से देखते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग हैं जो सिविल सर्विसेज में आईपीएस की पद ऑप्ट करना चाहते हैं अगर वो सफल होते हैं, और जो सीएपीएफ अभी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे आप बैठे हुए हो, तो आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं कि हमारे युवा इस चीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ही जायज है, क्योंकि जितने भी लोग यूपीएससी सीएपीएफ में एज असिस्टेंट कमांडेंट आते हैं, जब आप उनसे उनके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लेना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि मैंने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दिया था, ओके ओके और मैं एनडीए के लिए सेलेक्ट हो गया था, मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, या फिर मैं सिविल सर्विसेज में आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस डालने वाला था, डाला था, इंटरव्यू तक गया था। तो ऐसे सभी लोगों का कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है उनको खींच के ले आता है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की तरफ। जी तो निश्चित तौर पे जो जॉब प्रोफाइल है उसमें भी, जैसे एज ए असिस्टेंट कमांडेंट पब्लिक इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं है जितना एज ए एसडीएम होगा, लेकिन पब्लिक सर्वेंट दोनों है, और एक क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फैक्ट्री जॉब प्रोफाइल ये भी है, इसलिए कई लोग इसको ऑप्ट करते हैं। ऑप्ट करते हैं बिल्कुल। और इसमें इस तरह जैसा आपने बताया यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ साथ इस चीज का एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं, और यहाँ आने के बाद इस कोर्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मुझे ये भी लगता है नरेंद्र कि हमारे मित्रों को या स्टूडेंट्स को जो आजकल प्रिपरेशन करते हैं उन्हें उतनी जानकारी ना होने की वजह से
वो सीएपीएफ के फॉर्म तक नहीं डाल पाते हैं। शायद इसमें कुछ ऐसा होता है कि जब तक वो इनलाइटनमेंट होते हैं तब तक उनका 24 क्रॉस हो चुका होता है। 25 क्रॉस हो जाता है, राइट। Yeah. ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि इस एग्जाम की जानकारी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी और बढ़ने की आवश्यकता है। ओके। इसके अलावा शायद आप आईबी में भी चयनित हुए थे और आपने उसको छोड़ करके इसे ऑप्ट किया, आप बता सकते हैं? ज्वाइनिंग आईबी एसीआईओ 2 का उसी दौरान आया था जिस दौरान मेरा सशस्त्र सीमा बल में एसी का ज्वाइनिंग आया था। ओके। तो निश्चित तौर पे असिस्टेंट कमांडेंट की ग्रुप ए गजेटेड की पोस्ट है, तो ओके, आई प्रेफर दिस वन ओवर आईबी। ठीक है। एक बात और, जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे मित्र जो यूपीएससी हिंदी को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो अक्सर ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन और प्रिपरेशन के बाद जॉब लगने का जो एक पहला तो जो ये चेंज होता है, ठीक है, पहला तो ये इसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं, और फील्ड में जॉब लगने के बाद फील्ड में जो आपको रियल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसके विषय में कुछ बताएं कि कितना डिफरेंस है एक सामान्य व्यक्ति का प्रिपरेशन करना जब तक वो सामान्य है, और फील्ड में उतरने के बाद एज ए ऑफिसर उसे इन चीजों का समाज में सामना करना। क्या कुछ क्वालिटीज जैसे जिसे ओएलक्यू कहते हैं, शायद ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, क्या एक पैरामीटर तय करता है कैसे वो डील करते हैं अपने समाज को? कितने चैलेंजेस है फील्ड में, मेरे पूछने का ये मतलब है। ओके, ये तो बहुत ही सार गर्भित क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, थोड़ा लंबा जवाब देना ज्यादा सही बिल्कुल है। बिल्कुल। आप तो अलाउ मी few minutes to explain what exactly CAPF is doing. मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का हमारे देश में रोल क्या है जी, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अगर आप शुरू करें तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में बीएसएफ जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड कर रही है, ओके, आईटीबीपी जो कि चाइना बॉर्डर को गार्ड कर रही है, उसके बाद आसाम राइफल्स, हालांकि उसको सीएपीएफ नहीं बोलते हैं, उसको पैरामिलिट्री में गार्ड करते हैं, लेकिन बॉर्डर गार्डिंग की अगर हम बात करें तो अपना म्यांमार बॉर्डर को आसाम राइफल्स गार्ड कर रही है। ओके। और उसके अलावा जो हमारा नेपाल और भूटान जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन बॉर्डर्स पे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो है वो डिप्लॉयड है। तो सिलेक्शन होने के बाद कभी भी जब असिस्टेंट कमांडेंट का एक बार यूपीएससी के द्वारा चयन कर दिया गया, उसके बाद चाहे वो किसी भी फोर्स का हो, उसको अपनी बेसिक ट्रेनिंग जो कि अमूमन 1 साल की होती है वो कंप्लीट करनी आवश्यक है। ओके। और ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ना, ये फोर्सेस में इस तरीके से डिजाइन की गई है, जैसा आप बता रहे थे, कि एक सिविलियन को एक फोर्स पर्सनल में ढालने का काम करती है। अदर देन प्रोफेशनल स्किल्स, वो उसको एक सिविलियन आदमी को एक फौजी बनाने का काम करती है, जिसमें आपका फिजिकल ट्रेनिंग होता है और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते हैं। उसके अलावा अगर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है तो बॉर्डर गार्डिंग के काम सिखाए जाते हैं। अगर आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस में जाते हैं, उसमें जाने का मौका मिलता है आपको, तो उनकी बहुत बड़ी अपनी एक चैलेंज है एंटी नक्सल ऑपरेशंस को करने का, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को करने का, इलेक्शंस कंडक्ट कराने का। तो ये है एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का योगदान। और इसमें जो आपका सवाल था, जब एक बार चयन हो जाता है तो हम लोग इस बेसिक ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, हालांकि आपके सवाल में इंक्लूडेड नहीं था, कई विद्यार्थी सीएपीएफ में चयन होने के बाद भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और करते हैं, और उनको बहुत शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो बेसिक ट्रेनिंग का समय होता है, तो बेसिक ट्रेनिंग इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि जो कैडेट होता है, जो ऑफिसर ट्रेनिंग होता है, उसको समय कम से कम मिले। बहुत ही सीधे स्पष्ट शब्दों में समझ रहा हूँ, मतलब 24 घंटे में आपकी ट्रेनिंग का टाइम ही 16 घंटे तक रहेगा। तो आप उस समय थोड़ा सा प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, करने वाले उसमें भी अपने डेडिकेशन और उसकी वजह से करते हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको समय उस चीज का, किसी भी और चीज का बेसिक ट्रेनिंग के अलावा कम मिलता है। उसके बाद जब आप एक बार बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गए या फिर अपनी फील्ड में चले गए, तो सबसे मुख्य काम जो होता है एक असिस्टेंट कमांडेंट का, वो होता है कंपनी कमांडर का। एक कंपनी होती है जिसके आप कंपनी कमांडर के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं, और उसमें उस कंपनी का ऑपरेशनल एक्टिविटी से लेके उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसका ट्रेनिंग, उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन, उसका सिस्टर एजेंसीज के साथ इंटरेक्शन, उसका बॉर्डर में काम करने का तरीका, ये सब कुछ आप ग्राउंड पे एज अ ग्राउंड कमांडर मैनेज करते हैं। तो उसमें कौन सी चीजें काम आती हैं, वो आपका प्रोफेशनल स्किल्स, आपकी लाइजनिंग स्किल्स, आपका ग्राउंड के बारे में जानकारी, ये सभी चीजें। जैसे अभी हम लोग वेस्ट बंगाल इलेक्शन कंडक्ट करवाए, तो वेस्ट बंगाल में 7 फेज का इलेक्शन, इतना ज्यादा मूवमेंट,
जी वेस्ट बंगाल इज ए पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट, जी, उसमें पॉपुलेशन को किस तरीके से डील कंट्रोल करना करना है जी। ताकि फेयर और इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है उसको कहीं भी धब्बा ना लगे, बिल्कुल उस बिल्कुल चीज को सेंट्रल पुलिस फोर्सेस कंडक्ट करती हैं, जी जो कि एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। और मुझे ये कहने में गर्व है, खुशी है कि सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स और सीनियर अफसर्स इस काम को बखूबी, बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ा इस पॉइंट से हटकर एक प्रश्न और करना चाहता हूं, जो हमारी आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा इस प्रश्न को लेकर के बहुत रोमांचित रहता है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि क्या किया जाए, और आए दिन मैंने देखा एक सफीन हसन जो शायद यंगेस्ट आईपीएस है आई थिंक, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, बट उनका कुछ शॉर्ट्स वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चंद्रगुप्त को एक बार प्यार हुआ तो चाणक्य ने उन्हें समझाया कि तुम्हें मौर्य साम्राज्य जैसे इतने बड़े साम्राज्य की जैसे आपको लीड करना है तो आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ सकते, ठीक है। वही ये हमारे एक आईपीएस का व्यू है, उन्होंने एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया। जबकि कनिष्क कटारिया जो रैंक 1 है आईएएस ऑफिसर, उनका कहना था कि उनके पीछे उनकी ही गर्लफ्रेंड का सपोर्ट और साथ है। तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो हमारा जैसे सबसे ज्यादा मुझे लगता है यंगेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया, तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या सही है यंग लोगों के लिए, क्या नहीं सही है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाते हैं तैयारी करने, मेनली हिंदी मीडियम के, जो कभी कोएड में नहीं रहते हैं, ठीक है, और वहां जा करके उन्हें उस चकाचौंध में वो शायद पैसे और समय बर्बाद करके फिर वापस आ जाते हैं। आप किस तरह से उनको बताना चाहेंगे कि कैसे अपने गोल को सेट करें और क्या सही है क्या नहीं सही है, इसके बीच में कैसे डिसाइड करें? आपका जो सवाल है वो तैयारी से जुड़ा हुआ तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ एक जी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल और इसमें मैं इसको दो पार्ट में आंसर करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपको भारत में जो कंपटीशन कल्चर है जी उसके बारे में थोड़ा भी अंदाजा है, तो आपको पता है कि एक सीट के पीछे कितने युवा बिल्कुल कितने दिनों से और कितने संसाधनों का उपयोग करके मेहनत कर रहे हैं। जी नरेंद्र, तो अगर एक विद्यार्थी के तौर पे आप इस सवाल को पूछें कि क्या मुझे विद्या अध्ययन, वो भी कंपटीशन फोकस्ड, ना कि नॉलेज गैदरिंग, कंपटीशन फोकस्ड, जैसा कि आपका यूपीएससी हिंदी का मोटो भी है कि हम केवल प्रैक्टिस पे ध्यान करते हैं, ना जी कि दुनिया भर का ज्ञान, और वो मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध है। जी तो कंपटीशन फोकस्ड अगर आप उस चीज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने गए हैं, तो विद्यार्थी के तौर पे आपका विद्यार्थी धर्म तो यही कहता है कि आप जी केवल उस बारे में ध्यान दें। जी, लेकिन मैं किसी के पर्सनल चॉइसेस या पर्सनल उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो सिम्बायोटिक, कि एक दूसरे को सपोर्ट करके नर्चर करके आगे सहजीविता, बढ़ाने वाली काम है, जी तो निश्चित तौर पे आपको उसका सपोर्ट लेना चाहिए। मैं तो इस चीज को इस तरीके से आंसर करूंगा जी कि अगर आपको अपना कंपटीशन क्रैक करने में जी अगर यमराज की भी और उनके हाथ भैंस या जिसकी भी मदद लेनी पड़े, मिलती है नॉट टू तो कंपेयर इट विद गर्लफ्रेंड, ओके बिल्कुल, अगर आप जिस चीज की भी मदद ले सकते और हैं आप उस, सच में सक्सेस हो रहे हैं तो आप आप लीजिए, उस हर चीज की मदद कीजिए ओके और अपना जो ध्येय है उसको पूरा कीजिए, और उसके बाद तो ये सब चीजें अपने आप चल के आती हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। अब एक लास्ट प्रश्न, जैसा कि यूपीएससी हिंदी जो हमारे पूर्वांचल के विद्यार्थियों के लिए गौरव सर और उनके 4 जो टीम मेंबर्स हैं उनके द्वारा खड़ा किया हुआ ये संस्थान है, सिद्धिर भवति कर्मजा, इसका जो एक ध्येय वाक्य है जो कि गीता से लिया गया है, ये बेसिकली पूर्वांचल के उन विद्यार्थियों को टारगेट रख के यहाँ पर स्टार्ट किया गया। सर चाहते तो कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते थे और बहुत बड़ा बड़ा पैकेज उठा सकते थे, तो ये पूर्वांचल के बच्चों को इस चीज को ध्यान में रख के स्टार्ट किया गया कि यहाँ पर आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है सर, जो यहाँ के बच्चे जाकर या विद्यार्थी दिल्ली में करते हैं, फिर वहां मिसलीड हो जाते हैं, अधिक पैसे देते हैं, वहां रहने का खर्चा देते हैं, बेसिकली हमारे गोरखपुर, बिहार, वाराणसी, इस तरह के बच्चे जो हमारे आसपास के हैं, तो ये इन लोग के लिए ही शुरू किया हुआ प्लेटफॉर्म है। तो आप किस तरह से देखते हैं उसको, मतलब पूर्वांचल के बच्चे अगर इसकी हेल्प लेकर के आगे बढ़े, और यहाँ पर एक्सपीरियंस है, जैसा उन्होंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया अपने अर्ली एज में, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट और शायद सेकंड अटेम्प्ट दोनों बार, तो आप किस तरह से देखते हैं यूपीएससी हिंदी चैनल को? मुझे तो लगता है कि ये एक नीश सेगमेंट को कवर कर रहा है, बिल्कुल और ये बहुत ही फोकस्ड, ये ना केवल बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि यूट्यूब पे वीडियो बनानी है पैसे कमाने हैं के जी अलावा, जी और मेरी जितना आपसे तो बहुत लंबा जुड़ाव रहा है, और जितना मेरा चैनल को देख के और इनके जो काम करने का तरीका है उसको देख के मुझे ये लगा कि एक बहुत ही फोकस्ड ध्येय लेके ये चला हुआ है। जी और मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद मेरी इस चीज पे टिकी हुई है कि अगर हम लोग उसी मोटो को कायम रखें, जी अपने चूंकि संगठन बढ़ेगा धीरे धीरे जी और आप लोग भी अपना विस्तार करेंगे, जी तो मुझे मुझे तो ये
इस चीज की पूरी आशा है कि आप लोग इसी जिस चीज को जो गैप है उस गैप को फिल करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, जी उसको करने में पूरी तरीके से सफल रहेंगे। जी मुझे लगता है कि इस तरह का एक गैप था, इस तरह का एक वैक्यूम था, जी जिसको यूपीएससी हिंदी और इस तरह के शायद अन्य चैनल जिनकी मुझे जानकारी नहीं होगी जी भरने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल कि बिल्कुल इट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड जो भी लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, देखो भाई बहुत सारा मटेरियल है आज के बहुत डेट में, सारा प्रॉब्लम मटेरियल। ऑफ प्लेंटी हम लोग डील कर रहे हैं बेसिकली। जी अब ये नहीं है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और वो जी है, तो आप अपने अभी अगर तो आपको आपके अंदर ये, सेलेक्टिव होना ज्यादा जरूरी हो यस, गया है सर। आपको चॉइस लगानी है जी कि मेरा कहाँ समय रिस्पेक्ट किया जाएगा, जी कहाँ मेरा समय बर्बाद होगा। जी तो आप टेस्ट कीजिए और अगर आपको यूजफुल लगता है तभी आप इसी के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल तो सर बिल्कुल। अदरवाइज ऑप्शंस आर देयर। क्योंकि सर जैसे जो ये यूपीएससी हिंदी है वो बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग और इस तरह की चीजों को लेकर ही अभी आगे बढ़ रहा है। हालांकि आगे आने वाले समय में अन्य एग्जाम और प्री के एग्जाम पर भी फोकस्ड होगा, परंतु अभी उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है जिसकी यहाँ पर ज्यादा समस्या रही है पूर्वांचल में। क्योंकि यहाँ पर प्री की बहुत सारी कोचिंग्स आई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़ी कोचिंग्स आई जो कभी रुकी और कभी बर्बाद होकर यहाँ से चली गई। तो देखा जाए तो इसी नहीं, हमारा जो अंचल है ना, जो ग्रामीण उत्तर अंचल। प्रदेश का जो अंचल है, जी वहाँ के एक एवरेज युवा के लिए ये एक बहुत मतलब लाइफ का डिसीजन होता है कि क्या मैं यहाँ से पैकअप करके या करंट कोई जॉब कर रहा हूँ वो छोड़ के दिल्ली जाऊँ बिल्कुल और माध्यम कौन सा लूँ। जी तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिन जिन लोगों को हम लोगों ने या हमारे नजदीक के लोगों ने भी बहुत डील किया हुआ है। जी तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं गौरव जी को और उनके टीम मेंबर्स को, आपको जी भी, जी कि आप लोग इस गैप को फिल कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इस तरह के और इनिशिएटिव्स आए जी जिससे आप लोगों को कंपटीशन मिले और जी आप लोग और बेहतर करें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अरे नरेंद्र जी शामिल होने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय